हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अनुपम पंडित है और आज मैं आप सभी को डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का डेमो क्लास देने वाला हूँ, जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूँ? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा विषय जो पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो पावर जनरेशन जो भी होता है, पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक पावर प्लांट से एक जो भी बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन से लोग कंज्यूमर तक, तो बीच में जो ट्रांसमिशन होता है और जब हमारे क्या वो जब हम कस्टमर तक पहुंचता है तो वहां से भी पावर को क्या बोलता है, सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको इसका बेसिक पढ़ना होगा। इसमें आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे क्लियर हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके लिए हमको बेसिक क्लियर करना होगा इसके लिए, जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, ये हमारा एक तरह देखा है जो चैप्टर है तो टॉपिक कर सकते हैं क्या वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। In this chapter, we will study about the AC quantity. इस चैप्टर में पढ़ेंगे AC क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि AC क्वांटिटी होता क्या है। पहले मैं चैप्टर को ओवरव्यू करता हूं, क्या पढ़ने वाला हूं चैप्टर में। आगे चैप्टर में इस टॉपिक में किन चीजों का जो उपयोग ज्यादा होने वाला है उसको बता देता हूं। पहले सबसे पहले जो है फेजर, उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन। इसको गाना में बस देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन। फिर इसी क्वांटिटी में क्या हो सकता है, फेजर टाइप फेजर डायग्राम होगा जो रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। ठीक है, उसके अलावा दो पॉइंट्स और है कन्वर्जन। हम लोग क्या करेंगे चीज पढ़ेंगे, राइट। पोलर फॉर्म में जो वेक्टोरियल होगा हमारा वेक्टोरियल फेजर का, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और फिर उसको वाइस वर्सा, मतलब कि पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म। पहले से बता देता हूं, ये चैप्टर है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। ठीक है, एसी क्वांटिटी, इसमें हमको बेसिक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मेन बेसिक अपना आपको फेजर रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये इसी का वाइस वर्सा है। ठीक है, तो फेजर में क्या होता है कि जितना भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी होता है जो एसी वगैरह होता है, एसी करंट वगैरह ऐसे वोल्टेज वगैरह जो भी होता है उसका फेजर उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये काफी क्लियर करना है। क्या लिखा हुआ है कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
डायरेक्शन ऑफ एसी क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि एसी क्वांटिटी होता क्या है, व्हाट इज एसी क्वांटिटी, ठीक है। तो एसी क्वांटिटी के लिए मैं बाद में इसको पढ़ाऊंगा, पहले एसी क्वांटिटी को डिफाइन कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है। इसे लिखा नहीं था, बस एक बार ओवरव्यू देता है इसका। एसी क्वांटिटी क्वेश्चन है, व्हाट इज एसी क्वांटिटी, व्हाट इज एसी क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एसी क्वांटिटी that it changes its magnitude and direction regular interval of time, ठीक है। जैसे पूछा है व्हाट इज एन ऐसी क्वांटिटी, मेरा डिफाइन होगा कि ऐसी क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी क्या होता है, तो वो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट जो चेंजेस, जो चेंज होता है, बदलता है इस मैग्नीट्यूड, अपने मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी बदलता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, समय के जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वो अपना क्वांटिटी और डायरेक्शन को चेंज करता है। तो कैसे कर सकते हैं चेंज करता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए रेगुलर इंटरवल टाइम बोल सकते हैं कि एक करंट है, तो करंट कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव, जिस तरह वोल्टेज है, जैसे हमारा वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कभी वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है, फिर कुछ समय बाद नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, तो एक समय अंतराल के बाद वो वन ऑफ क्वांटिटी चेंज कर रहा है, क्वांटिटी और डायरेक्शन को चेंज की जा रहा है, ठीक है। कभी माइनस में, कभी प्लस में, फिर माइनस टू प्लस, फिर माइनस टू प्लस, ये चलता रहता है। तो ऐसी क्वांटिटी इस तरह का होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे बताऊंगा आगे। तीन फिगर और डिफरेंट कर दो अच्छे से, फिर बता दो ऐसी क्वांटिटी इन द क्वांटिटी, ऐसी ऐसा क्वांटिटी है दैट जो चेंजेस, जो बदलता है इस मैग्नीट्यूड को, अपने मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बीच से ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता है बट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक समय के बाद एक समय, रेगुलर इंटरवल मतलब जो समय दोबारा बार बार चल रहा हो, ठीक है। और इसको अभी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताना है, टेबल से आंसर फ्री बताता हूँ वैसे। अब हम पढ़ेंगे इसी क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of
AC. Characteristics of AC quantities. ठीक है, characteristics मतलब होता है कि AC क्वांटिटी का क्या क्या गुण है। जैसे आम नॉर्मल पर्सन का जो गुण होता है अपने उस तरह इस AC क्वांटिटी का जो अपना गुण है, तो उसके बारे में जानेंगे इसमें। तो सबसे पहला हम लिखते हैं पॉइंट the magnitude of AC quantity changes between 0 to maximum। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक से लिखा हुआ है कि AC क्वांटिटी जो चेंज होता है वो इसके लिए चेंज होता है। और अब ध्यान से देखें तो 0 से मैक्सिमम के बीच चेंज होता है। मैंने आपको पहले बताया कि AC क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को ही चेंज करता है। क्लियर? अब कुछ एक एग्जांपल लेते हैं वेट। देखिए कोई भी वेट मान लेते हैं ये साइन कर दो, ये वोल्टेज से बना रहे हैं, ठीक है, ये में तो ये इसका जो हाईएस्ट पीक गया है ये इसका मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा इसका मैक्सिमम। और ये जो ओरिजिन होगा ये 0 होगा। कोई भी चेंज होता है किसी भी ऐसी क्वांटिटी पर कोई भी चेंज होता है तो कितने के बीच में चेंज होगा, तो 0 से लेके मैक्सिमम के बीच में चेंज होगा। फिर चाहे वो नेगेटिव है और फिर चाहे वो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में। अब नेगेटिव में से मैक्सिमम देखेंगे, ये इसका हो जाता है ओके मैक्सिमम। मतलब जब वैल्यू अपने होगा जो मैक्सिमम होगा इस तरह जाएगा वापस ये वैल्यू वापस डाउन आएगा, जब 0 आएगा फिर वापस जो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा इस तरह जाएगा और फिर जब नेगेटिव से वापस ओरिजिन तक जाएगा तो इस मतलब ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या कर रहा है 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से फिर नेगेटिव में मैक्सिमम फिर वापस 0। तो इसका जो क्वांटिटी का जो चेंज हो रहा है वो देख सकते हैं 0 से मैक्सिमम मतलब 0 से मैक्सिमम, ये दोनों मैक्सिमम ये 0 है, इसके बीच ही चेंज होता है। ओके the direction of AC quantity is
अगला पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्शन। अब बात करें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड समझा। अब बात है डायरेक्शन का। द डायरेक्शन ऑफ एसी क्वांटिटी, एसी क्वांटिटी में जो डायरेक्शन होता है इज अल्टरनेट, वो हमेशा क्या होता है, अल्टरनेट मतलब बदलता रहता है। कैसे बदलता है, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग जो 12th क्लास किए होंगे तो उसे आइडिया होगा कि उनका जो बैच होता था वो अल्टरनेट होता था। हर सप्ताह सप्ताह उसका बेस तो कंटिन्यू चलता था, लेकिन अल्टरनेट, जैसे कि मंडे, फिर ट्यूसडे छोड़ के थर्सडे, थर्सडे सॉरी मंडे, मंडे एमडब्ल्यू चलता था, मंडे वेडनेसडे फिर फ्राइडे, वो दिन मान लेके केमिस्ट्री चला, अगला दिन टीडीएस चलता था, थर्सडे सैटरडे उस दिन चलता था उसका मान लीजिए केमिस्ट्री चला, फिर मैथ चला। इस तरह क्या होता था कि अट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता था कि चेंज होता रहता था, ठीक है। अगर आज केमिस्ट्री पढ़े तो मैथ पढ़ेंगे, फिर वापस बैठे जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर अगले थर्सडे को फिर जो पढ़ेंगे मैथ पढ़ेंगे। तो अट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होता है। इस तरह यहाँ पे भी होता है कि डायरेक्शन जो होता है ऐसी क्वांटिटी का, ऐसी क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अल्टरनेट होता है, वो भी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट इसमें लिखा देता हूं मैं, एन एसी क्वांटिटी is represented by wave and AC quantity is represented by wave and equation line whose origin। हाँ, अब लिखा हुआ है origin anti-clockwise। थर्ड पॉइंट होता है and AC quantity is represented, AC quantity को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव के थ्रू। अभी मैंने आपको दिखा था एग्जांपल, कुछ इस तरह का वेव बनाया था, तो वो AC क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो वेव। पहला, दूसरा कोई इक्वेशन, किसी इक्वेशन के थ्रू भी ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो इक्वेशन आगे आने वाले फेजर डायग्राम में बताऊंगा मैं, ठीक है। एक हो गया वेव, एक हो गया इक्वेशन, और एक हो गया लाइन। क्या हो गया, लाइन। और वैसा लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मान लीजिए लाइन एक ओरिजिन है, एक सर्कल है, और यहाँ पे एक लाइन है जो ओरिजिन के चारों रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी का कांटा घूमता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करें, तो हम कर सकते हैं जैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। कर लीजिए इसका एक पॉइंट वन है, मैं उसे दिखा फिर आगे अब फिर से डायग्राम में आने वाला हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब मिटा रहा हूं। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ ठीक है।
and AC quantity is a vector quantity. And AC is a vector quantity because it has both magnitude and time which represent the direction of an AC quantity is a vector quantity because it has both magnitude and sign which represent the direction of which represent direction which represent direction ठीक है मतलब एन एसी क्वांटिटी एक जो एसी क्वांटिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कैसे क्योंकि आपको पता है अभी मैंने बताया है कि एक एसी क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों होता है और दोनों ही एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है चेंज करता है तो ये बात क्लियर है कि इसमें तो वेक्टर ये तो वेक्टर हो सकता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो लिखा हुआ है एसी क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी ठीक है बिकॉज़ क्योंकि इट इज बोथ इसके पास दोनों है magnitude and sign means which represent direction of current जो किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो इसीलिए ऐसी क्वांटिटी जो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया फिर both magnitude and sign इसके पास दोनों होता है magnitude भी होता है और डायरेक्शन को दिखाने के लिए sign भी होता है इसे वो इंग्लिश टाइप पढ़ने वाले आई थिंक आप लोग कर लियो आगे बढ़ते हैं characteristics of easy quantity आई थिंक आपको कोई डाउट ना हो कोई डाउट तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए अब हम क्या पढ़ने वाले फेजर क्या पढ़ने वाले फेजर फेजर क्या होता है देखा है तो फेजर नथिंग बट एक तरह से वेक्टर है फेजर कुछ नहीं बस एक वेक्टर है तो वेक्टर में क्या ऐसा उस वेक्टर में क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है वेक्टर में क्या है जो इसे फेजर बनाती है तो इसके बारे में जानेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं फेजर क्या होता है फेजर इज ए वेक्टर क्वांटिटी फेजर इज ए quantity that rotate that rotate under constant speed constant
स्पीड कांस्टेंट स्पीड रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। Phasor is a vector quantity that rotate at constant speed, radian per second, at anti-clockwise direction. So it's the equal distance is a vector quantity that represents quantity that rotate at its origin. यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है। So this is vector quantity that rotate at its origin. Origin. A constant speed of radian per second in radian per second in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. This is word. Phasor is a vector. Phasor का हिसाब से लिखा सिर्फ कुछ नहीं क्या है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन किस केस में कौन ऐसा केस हो जिसमें हम वेक्टर को फेजर कर सकते हैं। लिखा हुआ है दैट रोटेट, जब वो रोटेट करेगा इट्स ओरिजिन, जब वो अपने ओरिजिन के चारों ओर रोटेट करेगा, ठीक है। और भी क्या कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड को जो है यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकंड होगा। बट कांस्टेंट स्पीड पे जब वो रोटेट करेगा अपनी ओरिजिन के चारों ओर, वो भी क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन दिस पे। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, सॉरी सही से नहीं बना बट आप अच्छी बनाइएगा, ठीक है। सपोज कीजिए क्या है हमारा सर्कल है और ये हमारा ओरिजिन है, क्या ओरिजिन। तो इसमें हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हुआ 0 डिग्री पाई, ये हुआ 90 डिग्री, जानती होंगे इसके बारे में। अब ये क्या होगा, ये होगा पाई या तो फिर 180 डिग्री, ये होगा 3 पाई बाई 2, क्या होगा 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। जैसा कि आपको पता है ये मेरा ओरिजिन है, मैंने भी क्या किया वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। सपोज कि यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे क्या एक लाइन है जो रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, इसमें क्या कर रही है रोटेट, इस सर्कल में अपनी ओरिजिन की चारों रोटेट कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया पिछले टॉपिक में कि ये किस तरह का डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी रोटेट कर रही है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। तो यहाँ से जब ये रोटेट कर रही है वो भी अपने वेक्टर क्वांटिटी को फेजर का पहले रोटेट करे, ओके क्या कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो ठीक है, पहले क्या है स्पीड कांस्टेंट और दूसरी बात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी घूमने की दिशा का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, पहला डायरेक्शन अपोजिट हो गया। दूसरी बात रोटेट कर रही है, ओरिजिन के चारों ओर रोटेट कर रही है,
क्लियर। उसके बाद हाँ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होगा। मान लीजिए आपका जो एंगल बना वो थीटा बना, सॉरी फाई बना लेते हैं, तो ऐसा फाई क्या है फाई, तो समझ सकते हैं फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसको हम पे बेटर होगा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे फाई क्या है, फाई कुछ नहीं है बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाई क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कोई पॉइंट यहाँ से हम लग गया दूसरे डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो लीनियर में होता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर में हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जस्ट एंगुलर में हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे फाई डिस्प्लेसमेंट, फाई इज नथिंग ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एंगुलर। अब ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या हो गया, पता चल इसे क्या होता है टाइम, मतलब टाइम। सब ठीक है, ये मुझे क्लियर करवाते हैं आपको। हम ये पढ़ रहे हैं इसके बारे में, जस्ट इसके बारे में, स्पीड के बारे में, एंगुलर स्पीड के बारे में, कि हम तो रोटेट देखेंगे, एंगुलर वाइज भी देखेंगे। अब कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, अभी मुझे यहाँ से मान लीजिए ये लाइन कुछ इस तरह से रोटेट करेगी तो ये एंगल बनाएगा, ये एंगल को हम एज्यूम किया फाई, और फाई बराबर ओमेगा टी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, उसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख देते हैं। ठीक है, इसको वेलोसिटी को देखिए तो ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम कंपेयर कर रहे हैं लीनियर लीनियर मोशन, लीजिएगा वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे ये एंगुलर है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम का तो जरूरत क्यों है, तो चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे एंगुलर सबका वर्ड का यूज है, इसमें कुछ थोड़ा सा क्लिक लग रहा है आपको, बट कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहली बार डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। अब मैंने कहा रोटेट करेगी ये जो लाइन वेक्टर जो रोटेट करेगी वो ओरिजिन के चारों होना चाहिए, वो भी सही है। दूसरी बात कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, लीजिए कांस्टेंट हो गया, केस मिल रहा है तब समझ जाइए वो वेक्टर क्या है, फेजर है। क्लियर, एक बार देख लीजिए फिर आगे बताता हूं। अब आगे बढ़ा है फेजर, फेजर प्लस ताकि समझने में कोई परेशानी ना। क्लियर, और यहाँ पे हमारा होगा ओरिजिन। क्लियर, जैसे कि आपको पहले बताया था, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें ये है 5 और ये है तो 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है 0 है या तो फिर 2 पाई है। अब ठीक इसके एक वर्टिकल लाइन, ये कितना हो सकता है, पाई बाई 2 या तो फिर 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 3 पाई बाई 2
या तो फिर 270 डिग्री। क्लियर? मुझे ज्यादा जगह की जरूरत है तो पूरा मिटा दूंगा, भी बेटर होगा। ऐसे लिख पहले से आसान हो जाएगा। ठीक है? तो सब कुछ इरेज करने के बाद पहला है फेजर रिप्रेजेंटेशन। फिर बन जाएगा। चलिए जैसा कि आप सभी को पता है लैंड थोड़ी सी टेढ़ी है बट एडजस्ट कर लेना। ठीक है? ये हो गया 0 या 2 पाई, ये हो गया 5/2 या 90 डिग्री। क्लियर? ये हो गया 5 या तो फिर 180 डिग्री। क्लियर? ये हो गया 270 डिग्री या तो 3 पाई/2। इसी डायग्राम में हम वोल्टेज का भी फेजर डायग्राम और वोल्टेज के साथ करंट का भी फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो मैं एक चीज कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। एक लाइन लेते हैं जिसमें वोल्टेज दूसरी ओर करंट। ठीक है? वोल्टेज फिर करंट। इस ग्राफ में वोल्टेज फिर करंट। इसी तरह लूप में ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर फिर यहाँ पे आएगा तो नीचे वोल्टेज तो यहाँ करंट। इसी के साथ वेव वेव डायग्राम, ये मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप देख लीजिए, तो ये अब पहले आप एज्यूम कीजिए आप कि जो वोल्टेज है कौन सी लाइन है, वोल्टेज वाली ये रोटेट कर रही है। रोटेट करके यहाँ पहुंच गई, एंगल बनाया 5, फिर रोटेट करके यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ पर ये मैक्सिमम है क्योंकि ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये से क्या मैक्सिमम। इसलिए मैंने इस टाइम लिखा वोल्टेज के लिए लिखता हूँ बी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम। उसी तरह वापस से रोटेट करके यहाँ आएगा, ये होगा बी और यहाँ पे ये होगा आई। फिर उसी तरह से यहाँ पे आएगा बी, बी जब नेगेटिव होगा उस समय बी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है? इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो गया। अब आते हैं जब ये एक बार जब यहाँ पे क्या ओरिजिन पे है, जब 0 के बराबर है, जब ये थोड़ा सा उठेगा, ठीक है, थोड़ा सा उठेगा, फिर ये जब पूरा 90 जाएगा फिर क्या जाएगा 90 पर, ये इसका मैक्सिमम। क्या है इसका मैक्सिमम 90 डिग्री। जब 90 डिग्री से ये वापस आएगा,
जस्ट ऑरिजिन वही आएगा तो कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे 0 0 से 90 है तो वापस कितना आएगा यहाँ पे 180। ठीक है ना, इससे मैक्सिमम कितना गया 90, जस्ट सेम। अभी वापस ओरिजिन के लेवल पे आ गया है, मतलब ओरिजिन के लाइन के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका नेगेटिव शुरू होता है, नेगेटिव में शुरू होता है 270 डिग्री तक। तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे हमारा लाइन यहाँ पे नीचे आएगा मैक्सिमम की ओर। ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम पहुंच गया तक हमारे यहाँ तक पहुंच गया। वापस ये रोटेट करके कहाँ आएगा 0 पे आएगा 0 पे। और ये जो जो चल रहा है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चलता ही चलेगा, तो वो भी चलता रहेगा। मैंने सिर्फ एक सर्कल पूरा जो बनाया है इसे मैं बोल सकता हूँ वन कंप्लीट साइकिल। इसे बोल सकता हूँ वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अब एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ वोल्टेज का एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करता हूँ वोल्टेज का लाइन। सपोज कीजिए यहाँ पे ओरिजिन ओ में है, यहाँ पे भी ओ में है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे लाइन हमारा ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऊपर पहुंच जाएगा। अब जैसे ये पहुंचेगा 90 डिग्री पे जो कि मैक्सिमम है, ये भी पहुंचा 90 डिग्री पे जो कि मैक्सिमम है। इससे ऊपर मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम इसका यही है। वापस जब डाउन फॉल होगा तो ये इस तरह होगा, फिर वापस इधर 180 डिग्री तरफ, 180 की तरफ। जैसे से 180 नीचे आएगा वैसे वैसे भी नीचे आएगा। ठीक है, और फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा 180 पे। ये 180 पहुंचा, ये आप पहुंच गए, मतलब जस्ट 0 के इक्वल दिख रहा है। ठीक है, फिर वापस से नेगेटिव में जाएगा, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। क्लियर, नेगेटिव का मैक्सिमम कितना है 270, मैक्सिमम कितना है 270। ये मैक्सिमम हो गया, ये भी मैक्सिमम हो गया नेगेटिव में। अब ये जब यहाँ तक पहुंचा 270, अभी वापस कहाँ जाएगा 360 की तरफ। इधर 3 0 है साथ में 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये हो गया इसका वोल्टेज का मैक्सिमम। अब करंट, आप देख सकते हैं करंट मैक्सिमम कहाँ तक है, वोल्टेज जस्ट अबव, आई मीन बिलो। तो हम इसका लाइन पोजीशन देंगे, ये जहाँ तक मैक्सिमम है उसका लाइन भी वहीं तक रहेगा। यहाँ पे क्लियर। अब हम करंट की बात करते हैं। करंट ये नहीं है, बस ये वोल्टेज से थोड़ा पीछे है, तो इसका वेव भी जो बनेगा थोड़ा पीछे ही बनेगा, एसी। ठीक है, इसे बोलेगा आई मैक्सिमम। फिर ये जब वापस आएगा नेगेटिव में तो पूरा नहीं, वोल्टेज के बराबर मैक्सिमम नहीं जाएगी, ये अपना अलग बना रखा है मैक्सिमम का, जो कि यहाँ पर है, वोल्टेज थोड़ा ऊपर है, तो वहां पर जाके ओरिजिन जाके मिलेगा। फिर यहाँ से आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो समझ में, नीचे वाले जो ये है ये करंट की है और ये वोल्टेज की है। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू करवा देता हूँ क्लास को खत्म करने से पहले। पहली बात तो ये क्या फेजर डायग्राम, इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्लियर, और ये हमारा हो गया वेव डायग्राम। ये क्या होगा हमारा वेव डायग्राम। यहाँ पे ये हो गया वेव डायग्राम और ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम। क्लियर हो गया। फिर हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के चारों का साइड क्या है रोटेट की जा रही है, रोटेट की जा रही है, जिससे बनता है फेजर। वेक्टर का ही फेजर होता है, पता है ना। तो इसमें दो क्वांटिटी का यूज किया है। पहली बात एक वो वोल्टेज है और दूसरा करंट है। समझाते हैं, पहला क्या है वोल्टेज अपर लाइन यानी करंट जो थोड़ा बिलो है, वोल्टेज थोड़ा नीचे है। क्लियर,
ये जब वहां पहुंची 90 जो कि मैक्सिमम है, तो हमारा यहाँ वोल्टेज का पहुंच गया 90 जो कि मैक्सिमम। 90 से आगे बढ़ा रोटेट करने के लिए की तरफ वैसे वैसे डाउन होना शुरू हो गया, जीरो की तरफ, मतलब अंदर ओरिजिन की तरफ जो कि रहती है। वापस वहां से गया नेगेटिव में, कहाँ गया नेगेटिव में, कितना 270 पर, वापस ये नेगेटिव में गया 270 में, जो कि यहाँ क्या मैक्सिमम, क्या वी मैक्सिमम, ये आई मैक्सिमम, ठीक है। अब 270 से वापस गया ये 360, 270 से वोल्टेज कहाँ गया 360 पे, जस्ट ओरिजिन पे। जब ये पूरा एक साइकिल लगाता है, ठीक है, जब ये पूरा एक बार घूम के अपने ओरिजिन के पास मतलब 0 डिग्री पर वापस पहुंचता है, तब जाके इसका एक पूरा वन साइकिल होता है, ठीक है, एक वन वे सेकंड होता है, इसको कहलाता है वन साइकिल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वन साइकिल, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे आता है करंट, जिसके पीछे आता है, देख सकते हैं वोल्टेज थोड़ा इसका नीचे होता है, इसका मैक्सिमम लेवल, ये यहाँ तक गया 90 डिग्री, वापस गया 90 तक, ठीक है, फिर वापस नेगेटिव में मैक्सिमम कहाँ गया 270 तक, फिर यहाँ पे गया 360, मतलब ओरिजिन के समय इक्वल होता है, लेकिन जब मैक्सिमम की बात होती है तो जस्ट बिलो होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगा हो कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लियर दिस, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।